चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो बैंकिंग है यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो योजना है हमारी उसके बारे में देखें तो पहली योजना आपको देखने को मिलती है मुद्रा बैंक योजना। इसको मुद्रा या प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक इसको भी बोला जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको बोला जाता है। सिंपल अगर बोलें तो इसको हम देखें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका जो है इस प्रकार देखें तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, और फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और इसको हम मुद्रा बैंक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों शुरू की गई ये योजना। तो जो युवा होते हैं, युवाओं के कौशल को, युवाओं के जो स्किल्स है उसके विकास को बढ़ावा देने, उनमें कारोबार व रोजगार की भावना विकसित करने, और उन्हें जो है जो प्रोत्साहित जो करने, मतलब विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन जो देने के लिए यहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना को शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए के जो कोष है, फंड है, उसके साथ में पूंजीगत विकास सहयोग की एक योजना का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम था मुद्रा बैंक योजना। और इस योजना के माध्यम से देखें तो गवर्नमेंट या सरकार ने वित्तीय समस्या से ग्रसित जो असंगठित क्षेत्र थे उनके व्यवसाय और लघु व्यवसाय को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के साथ ही कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने के जो इच्छुक युवा है उनको प्रोत्साहित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। इस योजना के उद्देश्य हम बात कर लेते हैं, क्या क्या ये उद्देश्य थे। यानी कि जो ऋण है, ऋण मतलब जो लोन है, उसके रूप में जो सूक्ष्म वित्त है, ठीक है, सूक्ष्म वित्त से संबंधित यहाँ पे अगर देखें तो या माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो उसको उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाएं है और उसकी वित्त प्रणाली का यहाँ पे क्या करना, नियमन करना, और साथ में उसकी सक्रिय भागीदारी को यहाँ पे मजबूत बनाने के साथ ही उसे स्थिरता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हम देखें तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जिसको हम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उन सहित अन्य जो एजेंसी थी उनको माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एजेंसी यानी कि इंस्टीट्यूशन जो थे और जो वित्त व ऋण गतिविधियाँ थी उसमें भी सहयोग करना, उसका यहाँ पे देखें तो इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो कि छोटे जो कारोबारी थे, मतलब जो व्यवसायी थे, दुकानदार थे, स्वयं सहायता समूह थे आदि को यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाते थे। साथ ही हम देखें तो जो उपलब्ध जो सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं थी जिसे MFI बोलते हैं, उनको पंजीकृत करना और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी श्रेष्ठता को जो है सूचीबद्ध करना है, इसके अंतर्गत देखने को मिला। साथ ही हम देखें तो मुद्रा बैंक ऋण लेने वाले जो कारोबार थे उनके संबंध में उचित दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराएगा, और जिससे क्या होगा, कारोबार को संकट से उबारने में सहायता मिल सकेगी। साथ ही जो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो बकाए की स्थिति है उसकी स्थिति में पैसे की वसूली के लिए किसी प्रक्रिया का पालन किया जाए, सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। छोटी जो व्यावसायिक इकाइयाँ थी जो उद्योग से रिलेटेड थी, उनको दिए जाने वाले जो ऋण है उसकी गारंटी के लिए मुद्रा बैंक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी यहाँ पे देखने को मिलती है मुद्रा बैंक के अंतर्गत। मुद्रा बैंक ऋण देने वाली जो संस्थाएं होती है उसमें प्रभावी तकनीक उपलब्ध कराएगा, जिसे ऋण लेने और देने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। साथ ही हम देखें तो जितने भी उपयुक्त जितने भी ढांचा है इससे संबंधित, बैंकिंग व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था से संबंधित, उस ढांचा को तैयार करने का काम करेगा, जिससे व्यावसायिक इकाइयों को ऋण जो है छोटे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रभावी पहल की जा सके। तो ये मुख्य चीज़ें हमको देखने मिलती है मुद्रा बैंक के तहत, यानी कि जो युवा के कौशल है उसको विकास करने, उसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे इसके लिए जो है मुद्रा बैंक को यहाँ पे शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी बोला जाता है। तो ये बात करें हमने मुद्रा बैंक योजना के बारे में। दूसरी जो है हमारे पास में देखने मिलती है राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक इसको बोला जाता है, और ये RBI का सहायक बैंक होता है। RBI का NHB इसको बोला जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय आवास बैंक इसको हिंदी में बोला जाता है यानी कि NHB। और इसकी स्थापना जो है RBI की एक सहायक संस्था के रूप में इसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। इस बैंक का जो मुख्य कार्य है वो हम देखें तो आवास संबंधी जो वित्तीय है, आवास से संबंधित वित्तीय व्यवस्था है, उन आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा करना, और इस संबंध में यह देश का शीर्ष यानी टॉप लेवल का बैंक है आवास से संबंधित जो ऋण है वो उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। राष्ट्रीय आवास बैंक बॉन्ड तथा जो ऋण पत्र है उसको जारी करने और अपने संसाधन जुटा सकता है। साथ ही हम 1 जुलाई 1989 की अगर बात करें, इससे NHB ने जमा राशि स्वीकार करने की एक योजना प्रारंभ की,
जिसे यहाँ पे गृह ऋण खाते की योजना, मतलब गृह ऋण खाते की योजना कहा जाता है। साथ ही हम देखें तो एनएचबी द्वारा मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा उपभोक्ताओं को आवासीय ऋण सुगम कराने के लिए आवास वित्त निगमों को 400 करोड़ मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ग्रामीण आवास कोष के नाम से जो है एक जमा कोष स्थापित किया, 400 करोड़ रुपए का एक विशेष नकदी पैकेज उपलब्ध कराएगा। साथ ही हम देखें तो यहाँ पे हमको 30 जून 2009 की बात करते हैं। 30 जून 2009 को एनएचबी की अधिकृत पूंजी हमको कितनी देखने मिली, 50 करोड़ रुपए। और तथा यहाँ अगर देखें तो 1692 जो करोड़ रुपए है रिजर्व के रूप में यहाँ पे देखने को मिलती है। एनएचबी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मॉर्टगेज की व्यवस्था भी यहाँ पर आरंभ की, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो वे अपने मकान को गिरवी रखकर उसके स्वामी बने रहकर जीवन भर उसी मकान में रहते हुए ऋण की अदायगी किए बिना मासिक आय है, मंथली जो आय होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एनएचबी ने 2009 से 10 के दौरान अगर देखें तो 3.88 लाख आवास इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये एनएचबी है, आपको सिर्फ याद रखना है। इसकी स्थापना बस आरबीआई की सहायक शाखा और नेशनल हाउसिंग बैंक इसको बोला जाता है, और आवास से संबंधित जो भी वित्तीय से संबंधित जो व्यवस्था है उसके लिए टॉप लेवल का बैंक माना जाता है, टॉप लेवल की संस्था मानी जाती है देश के अंतर्गत। बस इतना आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईडीबीआई, आईडीबीआई इसको बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप इसका लोगो, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और देश में औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आईडीबीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना करने का यहाँ पे क्या किया गया, निर्णय लिया गया। और 11 अक्टूबर 2004 की अगर बात करें, 11 अक्टूबर 2004 को क्या हुआ, आरबीआई द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई, और आरबीआई अधिनियम 1934 था जिसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत इसे एक अनुसूचित बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक का मतलब क्या होता है, आरबीआई की एक अनुसूची होती है, द्वितीय अनुसूची, उसमें अगर कोई बैंक का नाम दर्ज कर दिया गया है तो वो कहलाता है अनुसूचित बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई के जो अधिनियम 1934 इसके अंतर्गत इसे एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया। इसके पूर्व आईडीबीआई जो है 1995, आरबीआई बस 1995 में एक निजी वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही हम देखें तो अगस्त 2018 की बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे एलआईसी बोला जाता है, तो 2018 में आईडीबीआई जो बैंक है उसकी 51% हिस्सेदारी के साथ ही इसकी स्वामित्व संस्था बन गई है एलआईसी। इसके अलावा 21 जनवरी 2019 की बात करते हैं तो 21 जनवरी 2019 से नियामकीय जो उद्देश्य है यानी रेगुलेटरी पर्पस के लिए आईडीबीआई बैंक को एक निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके संबंध में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। दूसरा हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट भारतीय महिला बैंक। हालांकि ये मर्ज हो गया है एसबीआई के साथ में, पर फिर भी हमको पढ़ना जरूरी है इसके संबंध में। तो इसका जो उद्घाटन है यानी कि इसकी स्थापना हम बोल सकते हैं 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलेगा, और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी हुआ करती थी वो 1000 करोड़ देखने को मिली, ठीक है। स्थापना इसकी जो है मुंबई में देखने को मिली, और इसका मुख्यालय आप देखिए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, स्थापना मुंबई में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमको देखने में, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी वर्गों की जो महिलाएं, यानी कि सिंपल सी बात, यहाँ महिला बैंक है तो सभी वर्गों की जो महिला है उसका सशक्तिकरण, साथ में हम देखें तो वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वित्त की जो व्यवस्था है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। तो यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और वित्तीय व्यवस्था को यहाँ पर सुगम बनाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की समान जो सुविधा है वो प्रदान करना था। साथ ही हम देखें तो हमको 31 मार्च 2017 की बात करें तो इसको जो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज कर दिया गया, यानी विलय कर दिया गया। और पाकिस्तान और तंजानिया के पश्चात ये हमको देखने को मिलता है, यानी कि पाकिस्तान और तंजानिया के पश्चात भारत विश्व का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने महिलाओं के लिए विशेष बैंक स्थापित किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है भारतीय महिला बैंक की, आप देख सकते हैं इसका लोगो, और अभी ये एसबीआई में मर्ज हो गया 2017 से।
अब कुछ यहाँ देख लेते हैं हम कुछ और चीज़ें। देखिए जैसे कुछ बैंक होते हैं, यानी कि भारत में कुछ विदेशी जो बैंक होते हैं, ठीक है, भारत में कुछ विदेशी बैंक होते हैं, तो इनकी भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो वर्तमान में लगभग 40 इकाइयाँ, यानी विदेशी बैंकों की जो 40 इकाइयाँ है वो भारत के अंतर्गत क्या है, भारत के अंतर्गत कार्यरत है। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और एक और चीज़ यानी देखिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन इसको बोला जाता है। इसके साथ किए गए समझौते के अनुरूप देश में जो विदेशी बैंकिंग इकाई है उसको लाइसेंस देना आवश्यक है, और इसके अनुसार वर्ष में कम से कम 12 विदेशी बैंकों की शाखाओं को स्थापित किया जाएगा। भारत में स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड जो बैंक है, जो ब्रिटेन है, उसकी सर्वाधिक 100 शाखाएं कार्यरत है। और इसके पश्चात हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जिसे HSB बोला जाता है, इसकी 50 शाखाएं भारत में कार्यरत है। भारत में सिटी बैंक की भी 43 शाखाएं कार्यरत है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और चीज़, जैसे हमने भारत में विदेशी बैंक देखे, अब बात कर लेते हैं विदेशों में भारत की जो शाखाएं है, विदेशों में भारत की शाखाएं यानी भारतीय बैंकों की शाखाएं वो क्या है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2016 के अनुसार, 2016 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के लगभग 52 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 तथा निजी क्षेत्र के 3, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 3 यहाँ पे मतलब लगभग 52 देशों में हमारे देश की जो बैंक है वो कार्यरत है। संयुक्त रूप से अगर देखें तो 172 शाखा कार्यालय यहाँ देखने को मिलते हैं तथा 55 यानी 55 प्रतिनिधि कार्यालय देखने को मिलते हैं। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक 52 शाखाएं कार्यरत है, जबकि दूसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा की 51 शाखाएं कार्यरत है। और इन दोनों बैंकों के अतिरिक्त बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सारी शाखाएं विदेशों में कार्यरत है। ठीक है, भारतीय बैंकों की ब्रिटेन में सर्वाधिक शाखाएं देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखें तो हांगकांग है, सिंगापुर है, UAE है और श्रीलंका, इन सभी में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड हमको जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी का विकास देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का विकास क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलता है। आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो बिना ऑनलाइन यानी बिना टेक्नोलॉजी के अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। कहाँ पे, बैंक में। तो हम यहाँ पे बात करें सबसे मेन चीज़ तो हमको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो जैसे कम नकदी अर्थव्यवस्था यानी लेस कैश इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसको बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इस कदम को यहाँ पर उठाया, नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नाम से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। और इसी के तहत अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने वाले उपभोक्ताओं और साथ में देखें तो व्यवसायी उसको कर यानी कि टैक्स में छूट, टैक्स में रियायत देने के लिए क्या किया गया है, कार्ड मतलब छूट जो है कार्ड भुगतान पर सेवा कर में छूट भी प्रदान की गई है। यह छूट जो है टिकट बुकिंग, पेट्रोल पंप से संबंधित, ठीक है, इसमें का अगर कार्ड से भुगतान करते हो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर भी उपलब्ध होगी। और इस प्रारूप में एक निश्चित सीमा से उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शन यानी कि हम अगर बात करें लगभग 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए के लिए ऑनलाइन भुगतान को भी अनिवार्य प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और साथ ही हम देखें तो हमको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ये भुगतान देखने को मिलता है। प्रारूप की अगर बात करें, प्रारूप में सेवा प्रदाता को भी यहाँ कहा गया है कि यदि कोई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बिल या अन्य भुगतान करता है तो उसको भी यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाए या फिर जो है बोनस या फिर एक प्रकार से उसको कूपन दिया जाए, मतलब डिस्काउंट दिया जाए एक प्रकार से। और सरकारी जो स्तर है उस पर भी जो विभिन्न प्रकार के उपाय है छूट से संबंधित। उसके पश्चात आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम बात करें तो विभिन्न कारोबारों के लिए ऑडिट ट्रायल जो स्थापित देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी नज़र रखी जा सकती है। वैश्विक भुगतान कंपनी की बात करें तो हमको देखने मिलता है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड के अनुसार भारत जो है विश्व की सर्वाधिक नगद इंसेंटिव जो है नगद इंसेंटिव वाली अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से 5%, भारत में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से 5% से भी कम भुगतान किए जाते हैं। इसके दो प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा जो है सीमित जगह तक पहुँच है, मतलब अभी भी बहुत से लोगों तक जो है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है या फिर टेक्नोलॉजी है, उसका विकास वहाँ पे नहीं हो पाया, उसकी पहुँच नहीं है।
लोगों में जागरूकता तथा उसकी रुचि भी कम देखने को मिलती है। तो ये तो हो गए बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ जो है टेक्नोलॉजिकल यहाँ डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एटीएम। तो एटीएम को इस प्रकार से भी बोला जाता है, एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको बोला जाता है। और यहाँ पे बैंकिंग के क्षेत्र में एटीएम की जो शुरुआत है या फिर इसकी जो अगर देखें तो इसका पदार्पण कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। धीरे धीरे जो है बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आयाम बन गया। एटीएम द्वारा प्रारंभ में केवल राशि को निकाला जाता था, यानी राशि का आहरण किया जाता था, अपने बैंक खाते में बैलेंस जानने का काम किया जाता था। किंतु वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में एटीएम बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे कि चेक कलेक्शन भी एटीएम के माध्यम से किया जा रहा है, मनी ट्रांसफ़र भी एटीएम के माध्यम से किया जा रहा है, जो बिल पेमेंट है, मोबाइल रिचार्ज है, बहुत सारी चीज़ें हमको एटीएम के माध्यम से वर्तमान में देखने को मिलती है। मतलब पहले जो काम सीमित अवस्था में होते थे, वर्तमान में हमको वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमको एटीएम की अलग अलग कैटेगरी देखने मिलती है। जैसे आपको मैं बताऊँ यहाँ पे तो जो है एटीएम के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाइट लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाइट लेवल एटीएम देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार है इसके बहुत सारे। तो एटीएम के बारे में हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वो देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं यहाँ पे ब्राउन लेवल एटीएम देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर देखें तो हमको ऑरेंज लेवल, ठीक है, ऑरेंज लेवल एटीएम देखने को मिलते हैं। 3 यहाँ पे एटीएम के प्रकार देखने को मिलते हैं। साथ ही हम देखें तो एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो एटीएम। ठीक है, माइक्रो एटीएम मतलब इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल। माइक्रो एटीएम मतलब पॉइंट ऑफ सेल इसको बोला जाता है। और ये व्यापारियों द्वारा दुकान हो गए, स्टोर्स हो गए, इसमें ग्राहकों से नकदी रहित जो भुगतान है वो लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी अधिकतम जो है 1000 रुपये की निकासी किसी दुकान से की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। और ई बैंकिंग से क्या मतलब होता है, इंटरनेट पर बैंक की जो साइट है, मतलब इंटरनेट की मुख्य रूप से अगर देखें तो इंटरनेट का प्रयोग करके बैंक की जो साइट है, मतलब बैंक की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से बैंक खाते का क्या करना, संचालन करना। वेबसाइट के माध्यम से, बैंक की वेबसाइट के माध्यम से बैंक खाते का संचालन करना ई बैंकिंग कहलाता है। और पिछले कुछ दशक की अगर बात करें तो इससे ई बैंकिंग का प्रचलन युवा बैंक ग्राहकों के मध्य तीव्रता से बढ़ रहा है। इसी तरह औद्योगिक जो समूह है उसके द्वारा भी बड़े पैमाने पर जो है ई बैंकिंग का प्रयोग किया जा रहा है। और यह आवश्यक है कि ई बैंकिंग को बैंक या बैंकिंग प्रतिनिधि आदि के माध्यम से देश की ग्रामीण जनता तक पहुँचाया जाए, ताकि बैंकिंग के क्षेत्र में उत्पन्न हुए तकनीकी विभेद को भी दूर किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं हम। मोबाइल वॉलेट आप चलाते होंगे। मोबाइल वॉलेट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेटीएम की अगर बात करें तो पेटीएम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो हमको फ़ोनपे देखने को मिलता है। ठीक है, गूगल पे देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम देखें तो हमारे पारंपरिक रूप से हमारे जो जेब है, मतलब पॉकेट जो रहते हैं हमारे जीन्स के जो पॉकेट होते हैं उसके अंदर हम जो वॉलेट रखते हैं, उसी का एक प्रकार से क्या है, उसी का डिजिटल संस्करण हम बोल सकते हैं। किसको, मोबाइल वॉलेट को। और यह डिजिटल वॉलेट जो है स्मार्टफोन पर काम करता है तथा बिना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अनुमति भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। मोबाइल वॉलेट में किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से धन को मतलब जो मनी है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको जमा किया जा सकता है और सीधे भुगतान भी यहाँ पे किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की शर्तें आपको देखने मिली होगी। मतलब अभी वर्तमान में, पहले तो जो है 25,000 तक इसमें ट्रांसफ़र होता था, अभी भी जो है इंक्रीज़ हम इसको करा सकते हैं, परंतु वर्तमान में हमको 1 लाख तक इसकी जो है सीमा देखने को मिलती है। ठीक है, पर कुछ लोग जो है इसको इंक्रीज़ नहीं कराते, तो उनकी जो सीमा है भेजने की और प्राप्त करने की 25,000 ही देखने को मिलेगी। केवाईसी इसमें कराना जरूरी होता है। ठीक है, केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये भी आपको बताना जरूरी है। इसके साथ ही हमको क्या चीज़ देखने मिलती है, एक और चीज़ हमको देखने मिलती है जिसका नाम है रुपए कार्ड। रुपए कार्ड आप देखेंगे एक एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो रुपए यहाँ देखें तो रू और पे दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रू मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है रुपया, और पे मतलब क्या होता है, पेमेंट। ठीक है, रू मतलब होता है रुपया और पे मतलब पेमेंट, यानी भुगतान से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। और यह है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम
CI बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और नई कार्ड आधारित भुगतान योजना इसको बोला जाता है। इस योजना के तहत सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय जो संस्थान है उसको भारत में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की इस प्रणाली में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। खास कर रुपए कार्ड का जो शुरुआत है, जनधन योजना जब शुरू की गई थी 2014 में, तो उसके समय से ये जो रुपए कार्ड है, भारतीय कार्ड है, इसकी शुरुआत ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं इसके बारे में, और इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। कुछ योजनाएं हमने बात करें हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आपको मुद्रा बैंक योजना के बारे में बात की हमने। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बात की है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में बात की है, भारतीय महिला बैंक के बारे में बात की है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखे, जैसे प्रौद्योगिकी का जो विकास है, यानी टेक्नोलॉजी का जो बैंक के क्षेत्र में विकास है वो देखें, ATM क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल वॉलेट और रुपए कार्ड, इन सभी चीज़ों के बारे में देखें। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जो जानकारी यहाँ के लिए आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।